नमस्कार। आचरण के साथ मैं हूं TN मनीष। हम संगीत नगरी ग्वालियर का अभिन्न हिस्सा हैं और संगीत ग्वालियर की विरासत है। ऐसे में वर्ल्ड म्यूज़िक डे यानी विश्व संगीत दिवस पर अगर हम राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय को शामिल ना करें तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये दिवस अधूरा सा है। और मेरे साथ इस समय विश्वविद्यालय की कुलगुरु आचार्य स्मिता सहस्त्रबुद्धे हैं। उनसे हम जानेंगे समझेंगे कि वाकई में यूनेस्को ने जो हमको दिया, इसके पहले से अगर हम एक लंबी लेगेसी को देखें पीछे मुड़कर, तो हमारी पृष्ठभूमि में ध्रुपद जो हमारे यहाँ से निकला है और तमाम बड़े तानसेन, बैजू और एक लंबी सूची है। मैडम, क्या लगता है आपको कि आज का दिन जो है कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है और इस अवसर पर मैं समस्त जनों को, चूँकि संगीत हमारे रोम रोम में बसा हुआ है, सामान्य आदमी के में भी उसका उठना चलना बिलना सब तरह संगीत है, इसलिए इस अवसर पर संगीत दिवस के अवसर पर मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। और जैसा कि आपने कहा कि यह हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि ग्वालियर को यूनेस्को द्वारा संगीत नगरी या म्यूज़िक सिटी घोषित किया गया है। निश्चित रूप से एक लंबी परंपरा है और 15वीं शताब्दी में जहाँ ध्रुपद का उच्छेद हुआ और ध्रुपद को एक नए कलेवर के साथ महाराजा मानसिंह तोमर और उनके दरबारी कलावंत संगीत सम्राट तानसेन ने परिवर्तित किया, पल्लवित किया, परिवर्धित किया और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक और ग्वालियर को ही श्रेय जाता है नवीन शैली को प्रस्तुत करने का। और वो ध्रुपद के गर्भ से ही एक नई शैली निकली जिसको ख्याल के रूप में जाना गया। और आज अगर हम शास्त्रीय संगीत का पर्याय ख्याल को माने तो अनुचित नहीं होगा और उसका भी जन्म ग्वालियर में हुआ। तो जैसा कि आपने कहा कि एक बहुत सशक्त परंपरा है हमारे संगीत की ग्वालियर को लेकर और वर्तमान में भी हम इसको बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए होने भी चाहिए। आपका चूँकि पूरा क्षेत्र ही कला का है और ये गौरव की बात है कि हमारे यहाँ एक विश्वविद्यालय है, आपको उसकी कमान मिली, एक जिम्मेदारी, एक दायित्व है। किस तरह से प्राथमिकता है कि हमारा एक संगीत कैलेंडर हो और हम जो नई पौध संगीत की है उसको एक मुख्य धारा तक लेकर के आएँ? ये है कि हमारा जो विश्वविद्यालय है उसमें परंपरागत रूप से लगभग सभी कोर्सेस या सभी पाठ्यक्रम में अध्ययन अध्यापन होता है। गायन, वादन, नृत्य में हम कथक हैं और भरतनाट्यम। वादन में सभी प्रकार के वादन हैं, तालवाद्य भी है, स्वरवाद्य भी है, नाट्य एवं रंगमंच भी है। इन समस्त विधाओं को लेकर हमारे यहाँ अध्ययन अध्यापन होता है। तो जो युवा पीढ़ी है वो तो निश्चित रूप से जुड़ी गई, क्योंकि अभी हमारे पास हमारे विश्वविद्यालय के अतिरिक्त पूरे प्रदेश भर में लगभग 12,000 एडमिशन्स हैं जो सिर्फ इस कला को ही सीख रहे हैं। चित्रकला है, चित्रकला भी है हमारे यहाँ, मूर्तिकला है, सभी कुछ है। और नए नए जो विषय इसमें जोड़े जा रहे हैं जो कलात्मक दृष्टि से अच्छे हैं, जैसे कि डिज़ाइनिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग है, गेम डिज़ाइनिंग है, ये भी विषय इसमें जोड़े जा रहे हैं। नई पौध को शास्त्रीय के अतिरिक्त अध्यापन और अध्ययन की दृष्टि से जन सामान्य के साथ जोड़ने के लिए इस वर्ष से प्रयास हो रहे हैं कि हम लोक संगीत पर आधारित छोटे छोटे पाठ्यक्रम चालू करें। उससे क्या होगा कि जन सामान्य भी जुड़ेगा और हमारी जहाँ शास्त्रीय संगीत की समृद्ध परंपरा है वहीं मध्य प्रदेश में और ग्वालियर में लोक की भी बहुत अच्छी परंपरा है, तो उसको लोगों जाने। हाँ, लांगोरिया हैं, बहुत सारे लोकगीत भी हैं और मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र है, निमाड़ है, इधर बघेलखंड है, बुंदेलखंड है। इनके पास ना बहुत अच्छी धरोहर है लोक संगीत के विरासत की, लोक कलाओं की विरासत की। तो जहाँ शास्त्रीय संगीत
हम को प्रमोट कर रहे हैं, वहीं हमको ये भी आवश्यक है कि लोक संगीत से जुड़ा जाए, जन जन तक पहुंचा जाए। और इसके लिए हम नए नए छोटे छोटे कोर्सेज, शॉर्ट टर्म कोर्सेज चालू कर रहे हैं। और मंचीय प्रस्तुति की दृष्टि से अगर हम सोचें तो हमारा अगले सत्र का एक कार्यक्रम जो विचार आया है वो ये है कि हम अपने बच्चों को जो अभी पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं उनको अधिक मंच दें। अभी गत वर्ष की मैंने सितंबर में ही यह पद ग्रहण किया है, उसमें हमने एक तो बहुत बड़ा कार्यशाला आयोजित की जिसको कला संगम का नाम दिया गया और जिसमें देश भर के सर्वश्रेष्ठ कलाकार विद्वान आए। उन्होंने 10 विधाओं के विद्वान थे जिन्होंने हमारे बच्चों को प्रशिक्षित किया। इस तरह की गतिविधियां जो अकादमिक भी हों और मंचीय प्रस्तुति में भी सहायक हो, ये हमारा अगले सत्र के लिए भी आयोजन होगा जिसमें प्रस्तुति के क्रम के साथ परिचर्चाएं, कार्यशालाएं ये भी आयोजित की जाएंगी। एक बात ये देखने में आती है कि तानसेन संगीत समारोह को अगर मैं छोड़ दूं तो इतनी बड़ी विरासत के हिसाब से कोई ऐसा लैंडमार्क इवेंट जिसको हम कहते हैं कि एक स्थापित पहचान वाली जो बात है, और उसमें भी अब ये देखने में आ रहा है कि वो रुचि पहले जैसी नहीं दिख रही है। किस तरह के प्रयास करने होंगे, क्योंकि संगीत जैसा आपने कहा कि हर जगह संगीत है, बोल रहे हैं तो संगीत है, चल रहे हैं तो संगीत है, संगीत हर जगह रोम रोम में है। तो आपको क्या लगता है कि एक कलाकार के नाते से भी और एक कुलगुरु के नाते से भी क्या लगता है? जैसे आपने बताया कि तानसेन समारोह का जिक्र किया, तो बहुत पहले कुछ वर्ष पूर्व यहाँ पे तानसेन रसिक श्रृंखला का एक क्रम चालू किया गया था जिसमें जो युवा कलाकार हैं उनको प्रति माह अवसर दिया जाता था मंचीय प्रस्तुति का। इससे क्या होता था कि वो जो चयनित कलाकार होते थे युवा, उनको मुख्य मंच से भी प्रस्तुति का अवसर मिलता था। तो प्रयास तो ये होने चाहिए कि स्थानीय हो अथवा प्रदेश के उभरते जो युवा कलाकार हैं उनको अधिक से अधिक, चाहे तानसेन समारोह हो या संस्कृति विभाग को लेकर जितने सारे आयोजन होते हैं उसमें नए लोगों को अवसर देना चाहिए। जिससे क्या होता है, विश्वविद्यालय के स्तर पे कुछ सोचा है क्या? विश्वविद्यालय के स्तर पे जैसे मैंने आपसे बोला कि हम आगामी स्तर पे आगामी वर्ष में कार्यशालाएं, परिचर्चाएं, मंचीय प्रस्तुतियां इस तरह करने जा रहे हैं जो हर माह हमारे बच्चों की ओर से भी प्रस्तुति होगी और माह के अंत में किसी एक शनिवार को हम किसी बाहर के कलाकार को बुलाना चाहेंगे जो हमारे बच्चों के लिए एक मोटिवेशनल साबित होगा। क्योंकि ये भी देखने में आया ध्रुपद कला केंद्र को भी लेकर के शुरू हुआ, विजय सुखदाने जी ने उसका पूरी जिम्मेदारी, लेकिन वहाँ पर भी जो बच्चों की संख्या है, जिस तरह से सुखा दुखा के स्थल पर उनको मौका दिया, पूरा जगह दी, सब कुछ हुआ, उस हिसाब से वो विरासत दिख नहीं रही कि आगे बढ़ रही। ये बात ये है कि ये जो कला है, ये जो विरासत है या ये जो परंपरा है, वो ऐसा नहीं है कि आज हम उसमें भर्ती हुए या आज हमने सीखना चालू किया और कल हमको मंच मिल गया। इसके लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता है और आगे बढ़ने के लिए तो बहुत ही आराम से, धीरे से हम परिपक्व तो हो जाएं तब हम मंच पे उपस्थित हों। और इसके लिए युवाओं को भी प्रयास करना है, गुरुओं को भी प्रयास करना है कि अधिक से अधिक अभ्यास हो ताकि वो उस स्तर पे पहुंच सकें और मंच की प्रस्तुति दे सकें। घरानों के स्तर पे आपको क्या लगता है मैडम, जो हमारे ग्वालियर घराने की बात होती है आज की स्थिति में, क्योंकि भैया साहब और बहुत लंबी एक विरासत है, बहुत लोग हैं, उनका सबका और उनकी आज की पीढ़ी का अपने बुजुर्गों की इस धाती को किस तरह वो लोग, ये एक मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा युवा इसमें से भटक रहा है क्योंकि मूल की ओर नहीं है। बेसिक सीखना, परंपरा को सीखना, और ग्वालियर तो मैं मानती हूँ कि ख्याल की दृष्टि से भी सभी घरानों का मूल है, यहीं से सभी घराने निकले हैं या जो भी अन्य घरानों के कलाकार हुए वो पहले यहाँ आए उसके बाद इधर उधर गए हैं। तो सबसे पहले हमें मूल और बेसिक सीखना ज़रूरी है। जब आपकी नींव मजबूत होगी तभी तो सुंदरता आएगी उसमें और मजबूती दिखेगी, आप सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से भी उसको प्रस्तुत कर सकेंगे। तो बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे भटकाव हो रहा है, युवा वर्ग हो और युवा वर्ग से संबंधित गुरु, मैं तो गुरुओं को भी कहूँगी कि
बेसिक पहले सिखाना, मूल तो पहले सिखाइए या बच्चे समझें, तब वो अपनी आप कल्पना शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कैरियर क्यों नहीं देख पा रहे लोग, जबकि इसमें तो हमने देखा है कि लोगों को वर्ल्ड वाइड फेम मिला है। वही बात है ना कि आपको जब तक बेसिक क्लियर नहीं होंगे कॉन्सेप्ट, आप कहीं स्टैंड नहीं कर पाएंगे। कोई भी विधा ले लीजिए, जब तक आपके पास फाउंडेशन अच्छी नहीं होगी आप आगे नहीं बढ़ सकते, और ये यहाँ पे दिक्कत है। यूनिवर्सिटी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आपको क्या लगता है कि कौन से विषयों में, गायन में, वादन में, तबला और तमाम जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, उसमें बच्चों का रुझान चित्रकला, मूर्तिकला, किस में ज़्यादा आपको समझ में आ रहा है? गायन में भी है, तबले में है, और डांस में बहुत ज़्यादा रुचि है बच्चों की। मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्तमान की परिस्थितियाँ बन रही हैं रियलिटी शो वाली, उसके कारण उसकी ओर आकृष्ट हो रहे हैं। लेकिन सभी से, बच्चों से, उनके अभिभावकों से, गुरुओं से मेरा एक आग्रह है कि अंधी दौड़ के पीछे ना भागें, फाउंडेशन को, बेसिक को, मूल को समझें और फिर आगे बढ़ें, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। करियर भी उसी का बनेगा। अगर हम टीचिंग भी जॉब में जा रहे हैं, इसको लेके अगर हम टीचिंग में भी जा रहे हैं, तो जब तक आपको खुद को बेसिक नहीं पता होगा आप क्या बताएंगे। अगर आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं तब भी आपको बेसिक होना तो बहुत ज़रूरी है। उथला हुआ जो ऊपरी ज्ञान होता है उससे आप बहुत दूर तक नहीं चल सकते। चलिए, तो कुल मिला के निचोड़ ये है कि संगीत जो है वो साधना और तपस्या का दूसरा नाम है, और पहाड़ जैसा धैर्य जिस साधक पर है वही एक मुकाम तक पहुंचता है। ऐसे में विश्व संगीत दिवस पर ग्वालियर को हम जिस रूप से ग्वालियर से ग्वालियर बनते देख चुके हैं, उसमें हम ग्वालियर की जो परंपरा रही है उस परंपरा को सहेजने और संरक्षित रखने में सभी को आगे आना होगा। ये कहीं ना कहीं कुलगुरु का जो संदेश है वो है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि वाकई में इससे जुड़े जितने भी अंग और तत्व हैं उनको अब व्यावसायिक नज़रिया छोड़कर अपनी माटी के लिए वो सब कुछ करना चाहिए जो यहाँ से निकल कर गए हैं। उन कला साधकों को चाहिए कि वो आज की पीढ़ी को वाकई एक संगीत के शिखर पर पहुंचाने के लिए माध्यम बने, ताकि हम गर्व से ये कह सकें और इसे सार्थक कर सकें कि हम संगीत की नगरी हैं, यूनेस्को ने भी माना है, और हमारी पृष्ठभूमि, हमारा विरासत जो है वो हर बार हमारी जो संदर्भ है और हमारी जो निशानियां हैं वो ये कहती है कि ग्वालियर में बच्चा भी रोता है तो राग में रोता है। ये तानसेन से निकली हुई बात है। तो ऐसे में बाहर के लोग अगर आकर के हमें स्वीकार कर रहे हैं या पूज रहे हैं उस स्थान को, तो ये हमें जो है मानना और समझना होगा, तभी इस तरह के दिवस की सार्थकता ग्वालियर की दृष्टि से हो सकती है। कैमरा पर्सन विक्की सिंह के साथ टीएन मनीष, आचरण न्यूज़, ग्वालियर। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।